हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग इक्वी पोटेंशियल्स की बात करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम की बात करेंगे। अभी हम लोग सरफेस की बात करेंगे, आगे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको वॉल्यूम क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, ये भी समझ में आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, तो उस केस में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम भी हो सकती है अपने पास। क्लियर? तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था कि रिलेशन की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, पोटेंशियल फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया गया है, पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे कि dv की वैल्यू माइनस ऑफ ex dx माइनस ऑफ ey dy माइनस ऑफ ez dz हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करके डेल्टा v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v का फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करनी है, अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था अपने को। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके थे। सिंस यहाँ पर फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई हो जाती थी, सिंस हम लोग फोर्स को इस तरह से एनालाइज कर रहे थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल पहले फील्ड क्रिएट करता है, तब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, तब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। इसलिए फोर्स को हमने लिखा हुआ था Q इंटू ई, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया था कि Q इंटू डेल्टा V के कॉरस्पॉन्डिंग। वहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन किया था, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है कि फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल होगी, उस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कोई चार्ज के पास, उससे कॉरस्पॉन्डिंग सिंस फोर्स जो हो गई Q इंटू ई हो गई, और पोटेंशियल Q इंटू पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू डेल्टा V हो गई, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू डेल्टा V हो गई, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ गई थी कि Ex इक्वल टू ई, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ई जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाती थी E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू दैट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से Ex की वैल्यू मालूम हो गई थी माइनस dv बाई डी एक्स, Ey की वैल्यू मालूम हो गई थी माइनस dv बाई डी वाई, और Ez की वैल्यू मालूम हो गई थी माइनस ऑफ dv बाई डी जेड। मैंने ये पॉइंट बोला भी था कि माइनस साइन ध्यान देंगे, इसको हम लोग इसी पूरे टर्म को लिख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगी वो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर, डेल्टा ऑफ वी वेक्टर, डेल ऑफ वी वेक्टर होगी। ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा हुआ था हमने, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये इक्वल होगी माइनस ऑफ डेल वी। डेल जहां पर होती थी अपने को मालूम है कि डेल जो होती थी डी बाई डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी बाई डी जेड ऑफ के कैप, ये लिखा हुआ था हमने लास्ट क्लास में। और मैंने ये बोला था कि जो ग्रेडियंट वाला डेल, जो डेल ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर बोल रहे थे, डेल ऑपरेटर बोल रहे थे। ये डेल ऑपरेटर जो है इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ रिलेट करना होता है। जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से पोटेंशियल अपने पास स्केलर क्वांटिटी थी उसको हमें वेक्टर के साथ रिलेट करना है तो हम लोग डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर को इस तरह से डिफाइन किया गया था। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है कि इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मीन्स एक समान की बात हो रही है, एक बराबर की बात हो रही है, और पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल की बात हो रही है कि एक बराबर पोटेंशियल हो पूरे सरफेस के ऊपर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की मीनिंग हुई कि वैसा सरफेस जिसके ऊपर पूरी की पूरी सरफेस के, उस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। या फिर इसी को अगर हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन करें तो एक ऐसा पॉइंट का लोकस, जो कि लोकस में आप पढ़ चुके हैं कि लोकस ऑफ सच पॉइंट, लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच मूव्स सच दैट द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे
कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उस पॉइंट की पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो भी वो सरफेस का फॉर्मेशन करेगा, जो भी वो वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेगा, जो भी वो लाइन का फॉर्मेशन करेगा, जिस भी कर्व का फॉर्मेशन करेगा, उस कर्व को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे कि उस सरफेस का हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। तो डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आ जाती है वॉल्यूम, अभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऐसा लिखूं मैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point such that potential throughout the locus remains constant, remains same या कांस्टेंट, remains same या कांस्टेंट। किसी पॉइंट का वैसा लोकस कि उस लोकस के ऊपर अगर पॉइंट मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू, उस कर्व के ऊपर अगर वो मूव कर रहा है तो उस कर्व के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल अगर सेम होती है तो उस कर्व को हम लोग इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं। अगर कर्व लाइन हुई तो, सरफेस हुई तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वॉल्यूम हुई तो इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम बोल दिया करेंगे। या इसी को बोल सकते हैं कि on equipotential surface potential at each point will be same। हर एक उस सरफेस के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। on equipotential surface the potential of each point on surface, potential of each point on surface will be same। हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है या इक्विपोटेंशियल्स जो हैं वो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल जो हैं वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। जैसे अगर पॉइंट चार्ज दिया गया है तो पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगी, स्फेयर बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट लिख देता हूं पहले तो, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा मैं लिख देता हूं, shape of equipotential surface, equipotentials, ऐसा मैं लिखता हूँ, इक्विपोटेंशियल्स लिख देता हूँ मैं, इक्विपोटेंशियल मतलब सरफेस हो सकता है, लाइन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल्स डिपेंड्स on charge distribution, किसी भी शेप का हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। जैसे कि हम लोग फॉर पॉइंट चार्ज डिस्कस किया जाए, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो स्फेरिकल शेप की होगी। कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ कंसीडर किया हमने, अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हमने, तो यहाँ से इस पॉइंट से पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ से r डिस्टेंस इधर चले, r डिस्टेंस इधर चले, r डिस्टेंस इधर चले, r डिस्टेंस इधर चले, r डिस्टेंस इधर या r डिस्टेंस नीचे, इस स्पेस में r डिस्टेंस को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए। उस स्फीयर की डिस्टेंस हर एक इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो हर एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इस पूरे स्फीयर के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होगा। ये जो पूरा स्फीयर होगा r रेडियस का वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर? तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी कुछ इस टाइप से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अपने पास पॉइंट चार्ज हो गया, ये अपने पास पॉइंट चार्ज हो गई, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस इधर चले, r इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक
पॉइंट चार्ज ड्रॉ करें, एक स्फीयर ड्रॉ करें, अगर हम लोग इसको सेंटर मान, चार्ज को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया हमने, इस स्फीयर की डिस्टेंस, इस स्फीयर की डिस्टेंस इस चार्ज से अगर सेम है, ये स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हर एक पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट हर एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। कितनी हो जाएगी हर एक पॉइंट की पोटेंशियल? V1 इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर, यहाँ पर हमने 2 डायमेंशनल दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा एक स्फीयर बनेगा। तो इस पूरा स्फीयर जो होगा वो पूरा का पूरा एक, वो स्फीयर का सरफेस वो एक पोटेंशियल पर लाई कर रहा है, उसको इक्वी पोटेंशियल। वैसे ही अगर रेडियस चेंज कर दिया, अब यहाँ पर रेडियस ना मानते हुए हम लोग यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए किसी डिस्टेंस कैपिटल आर पर, तो यहाँ से होते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए चार्ज को सेंटर मानते हुए, तो अब इसकी पोटेंशियल हर एक पॉइंट की सेम होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है, तो इस हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। तो ये एक अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, जिसकी इसकी पोटेंशियल कुछ V1 रही होगी, इसकी पोटेंशियल कुछ V2 रही होगी। ये एक अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये एक अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो अगर पॉइंट चार्ज दिया गया है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगी वो स्फेरिकल शेप की होगी। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल सकते हैं कि किस टाइप की इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर लिख दिया हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर क्या? और यहां पर मैं लिख रहा हूं शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल्स, इक्वी पोटेंशियल्स। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? पॉइंट चार्ज के लिए शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल कैसी होगी? वो स्फेरिकल शेप की होगी। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी गई है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी गई है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यही अपने पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज कंसीडर कर लिया हमने, तो अपने को इसकी पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन मालूम था, क्लियर क्या? कितनी पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती थी? डेल्टा V इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा आर नहीं, 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2, R1 बाई R2। यहाँ पर डेल्टा V जो लिखते थे हम लोग, डेल्टा V जो लिखते थे वो V2 माइनस V1 अगर लिख रहे हैं तब ये आती थी 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R2 हो जाती थी, क्लियर क्या? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिंस ये पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती थी, ये पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन, तो यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस काउंट करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अपने को आई थी 2k लैम्डा बाई आर आई हुई थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस पर यहाँ पर भी होगा। तो ये लाइन चार्ज है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, यहाँ पर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट किया अगर हमने यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, इक्वी पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी, अपने को एक सिलेंडर जैसा फॉर्म कर जाएगा। तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो अपने को जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी वो कंसेंट्रिक सिलेंडर जैसे मिलेंगे। जैसे अपने को ये दी गई थी, अपने को इनफाइनाइट लाइन चार्ज कंसीडर कर लिया हमने, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से आर डिस्टेंस पर, वही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस पूरे स्पेस में, तो एक अपने को सिलेंडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी वो सिलिंड्रिकल शेप में होगी, शेप जो होगी वो सिलिंड्रिकल हो जाएगी, सिलिंड्रिकल शेप। इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीट जो हो जाएगी, इनफाइनाइट चार्ज सीट, अगर कोई सीट दी गई है जिसको कि इनफाइनाइट लेंथ की कोई सीट दी गई है, इनफाइनाइट डायमेंशन की सीट दी गई है,
डिस्क की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो शेप बनेगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती थी इनफाइनाइट चार्ज शीट के करस्पॉन्डिंग वो कांस्टेंट होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो जब पोटेंशियल होगी हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने को मालूम है कि पोटेंशियल जो होती है डेल्टा वी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होती थी। तो अगर अपने पास ये इनफाइनाइट सीट कंसीडर किया, हमने ये इनफाइनाइट सीट कंसीडर किया, तो ये इनफाइनाइट सीट हो गया अपने पास। इस इनफाइनाइट सीट से डी डिस्टेंस यहाँ पर जाए, डी डिस्टेंस यहाँ से जाए, डी डिस्टेंस यहाँ से जाए, कहीं से भी डी डिस्टेंस जाए, अपने को हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम मिलेगी। इसका मतलब अपने को इस डी डिस्टेंस, इस इनफाइनाइट सीट से डी डिस्टेंस यहाँ पर आए, D2 डिस्टेंस यहाँ पर आए, D3 डिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ की पोटेंशियल एक बराबर होगी, यहाँ की पोटेंशियल एक बराबर होगी, यहाँ की पोटेंशियल एक टाइप की होगी, पूरी की पूरी पोटेंशियल यहाँ की सेम होगी। इसका मतलब इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीट जो हो जाएगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप होगी वो प्लेनर शेप हो जाएगी। ये एक प्लेन बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक प्लेन इक्विपोटेंशियल, ये पूरा का पूरा एक प्लेन एक अलग इक्विपोटेंशियल, यहाँ का पूरा प्लेन एक इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसके केस में इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीट चार्ज क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप वो प्लेनर शेप हो जाएगी, प्लेनर शेप हो जाएगी। जैसे कि अगर इनफाइनाइट सीट की बात कर रहे थे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो जाएगा इनफाइनाइट सीट के लिए। इनफाइनाइट सीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम हो जाएगी अपने पास। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी प्लेन सिलेक्ट करे, ये वाला एक प्लेन पूरा पूरा एक इक्विपोटेंशियल, ये एक प्लेन, वैसे एक यहाँ प्लेन कंसीडर करें, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल, तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल कुछ V1 पोटेंशियल का रहा होगा, ये कुछ V2 पोटेंशियल का रहा होगा, और ये V3 पोटेंशियल का रहा होगा। और अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। कैसे सर बोल दिया आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल? सिंस मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। और सिंस इसकी जो पोटेंशियल की इक्वेशन होती है पॉइंट चार्ज के लिए वो KQ/R होती है, तो इस पॉइंट पर R की वैल्यू स्मॉल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इस पॉइंट से ये R1 हो गई और ये R2 हो गया। तो R1 की वैल्यू कम है R2 से, इसलिए V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी V2 से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल, ये V1 पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ का V2 पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करे। इसका मतलब अगर ऐसा मार्किंग किया गया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो रेड से हमने मार्क किया हुआ, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल, और ये एक अलग इक्विपोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करती है, तो V1 की पोटेंशियल ज़्यादा होगी V2 से, और V2 की पोटेंशियल ज़्यादा होगी V3 से। हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है या इन्फिनिटी से बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है, या फिर इन्फिनिटी पर टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर या इन्फिनिटी से बाहर या नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट या तो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट। तो सिंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल से बाहर होती है और लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ये एक पॉइंट क्लियर है अपने को। तो जो शेप हो गई अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉइंट चार्ज दिया गया है तो जो शेप हो जाएगी स्फेरिकल शेप, इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया तो उसके इसमें शेप जो हो जाएगी अपने पास वो सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगी, और अगर अपने पास इनफाइनाइट चार्ज शीट दिया गया है तो जो शेप हो जाएगी वो प्लेनर हो जाएगी। क्लियर? ये पूरा का पूरा एक प्लेन बनेगा, ये पूरा का पूरा एक प्लेन बनेगा। क्लियर? इस हर एक पॉइंट की पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल पूरे पॉइंट की, इस प्लेन के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम, इस प्लेन के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम, और इस प्लेन के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम। ये दोनों इक्विपोटेंशियल, ये एक दूसरे के साथ इक्विपोटेंशियल नहीं। हाँ, ये पूरा का पूरा सरफेस एक इक्विपोटेंशियल, ये पूरा का पूरा सरफेस एक इक्विपोटेंशियल है। वैसे ही लाइन चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर डिस्कस करते हैं तो ये अपने पास लाइन चार्ज हो जाता है, और यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते, अगर ड्रॉ करते तो अपने पास ऐसा मिलता, ये एक इक्विपोटेंशियल। क्लियर? क्या इसी में अगर हम लोग ड्रॉ करते तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल होता, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल हो जाता। इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कुछ V1 रही होती सरफेस की, इस पोटेंशियल की वैल्यू कुछ V2 रही होती। और अगर ये लाइन चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज किया गया है तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती V1 की और V2 की पोटेंशियल
कम होती। तो इस टाइप से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप को गेस कर सकते हैं और भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के करस्पॉन्डिंग। तो कुछ अपने को मेंशन किया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। इक्विपोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन की गई है। क्लियर? क्या क्या मेंशन किया गया है देखें तो, व्हेन चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है यानी कि हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम, तो किसी चार्ज को उस सरफेस के एक पॉइंट से, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। जैसे मान लिया हमने कि ये अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक चार्ज को हमने पुल यहाँ से प्लेस किया, कोई क्यू नॉट चार्ज, जिस यहाँ की इस पोजीशन को मैं मेंशन कर दूं कि ए पोजीशन है, और इस पोजीशन से इसको मूव कराते हुए, इस चार्ज को मूव कराते हुए कहीं हम लोग लेकर के आ गए इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, इस क्यू चार्ज को मूव करा करके ए से बी तक लेकर गए। सिंस तो बोला जा रहा है कि जो फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होगा, यानी कि फील्ड का जो वर्क डन होगा या फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि सर यहाँ की जो पोटेंशियल है वही यहाँ की पोटेंशियल है। तो आपने ही तो बताया था कि वर्क डन बाई फील्ड जो होती है, वर्क डन बाई फील्ड जो होती है वो तो सर उसको मैं लिख सकता हूँ, फील्ड को लिखूँ सर, मैं वर्क डन की वैल्यू को ही लिख सकता हूँ। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता है तो Q इंटू डेल्टा भी लिख सकता हूँ सर मैं। और सिंस ए की जो पोटेंशियल है वही बी की पोटेंशियल, क्योंकि वही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी सर। तो वर्क डन की वैल्यू तो जीरो होनी ही चाहिए। उसी पॉइंट को मेंशन किया गया कि एक चार्ज को अगर हम लोग किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई भी वर्क डन नहीं होगा, या इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा होगा उस वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर? अगेंस्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब एक्सटर्नल एजेंट मूव करा रहा हो तो उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे। अगेंस्ट का मतलब है कि उसको स्लोली मूव करा रहा हो एक्सटर्नल एजेंट, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो जाएगी। आगे बोला गया है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? जैसे मान लिया जाए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया हमने, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 पोटेंशियल का, दूसरा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस V2 पोटेंशियल का। क्लियर क्या? अब अगर ये दोनों ने, अगर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसकी पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस वाले कर्व के करस्पॉन्डिंग उसकी पोटेंशियल V1 जबकि इसके करस्पॉन्डिंग उसकी पोटेंशियल V2। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है। क्लियर? तो पॉइंट माइंड में रखेंगे। दो पॉइंट डिस्कस किया। पहले तो हमने सबसे पहला कि किसी की पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को अगर हम मूव करा रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट डिस्कस किया हमने कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सर ये कैसे आपने बोल दिया? सिंस अपने को मालूम है कि वर्क डन जो होती है, वर्क डन जो होती है, वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वर्क डन जो होती है वो एफ डॉट डी आर होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर हो गई। और फोर्स कितना? किसी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं कि ये सरफेस दिया गया है अपने को, इसके ऊपर कोई चार्ज कंसीडर किया हमने, यहां पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, कोई चार्ज क्यू नॉट कंसीडर किया हमने, ए पॉइंट से मूव कराना और इस सरफेस पर मूव करा रहे हैं। अभी यही कंडीशन हमने डिराइव की थी कि अगर इस सरफेस के ऊपर मूव कराएंगे किसी की पोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं Q इंटू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डॉट डी आर। क्लियर? तो Q तो जीरो नहीं है क्योंकि हम लोग चार्ज तो मूव करा रहे हैं, लेकिन वर्क डन की वैल्यू जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है क्योंकि पोटेंशियल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर। डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेस भी कराया है, इसका मतलब सिंस ई डॉट डी आर जीरो है, ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो यहां से तीन कंडीशन बनती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, या तो ई जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? दिस और डी आर इज जीरो और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू
90 डिग्री। तो ये तीनों केस में से कोई एक केस होना चाहिए या एक से ज़्यादा केस भी हो सकता है। तो क्या इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करी, लेकिन यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो कराया है? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही होनी चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, और 90 डिग्री एंगल पर होगा तभी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट फील्ड के अलोंग नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं आएगा, तो उसका वर्क डन जीरो होगा। फिर से मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तभी तो उसका कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं आएगा, और जब सरफेस के अलोंग हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो उस केस में उसका वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फील्ड का वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, उसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली हुई है उसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं आएगा, तभी तो वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर? यानी कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया, जैसे मान लेते कि ये पॉइंट चार्ज है अपने पास, जैसे कि कंसीडर किया जाए हम लोग कि ये पॉइंट चार्ज है अपने पास Q0, तो इसकी इक्विपोटेंशियल की बात करें तो कैसा इक्विपोटेंशियल इसका होगा? इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा सर वो तो स्फेरिकल शेप का होगा, जिसका सेंटर वो चार्ज होगा। तो ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर ली हुई है, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर ली हुई है। क्लियर? चार्ज को कहां पर रखूं मैं? इस स्फेयर के सेंटर पर रखूं मैं, चार्ज को स्फेयर के सेंटर पर रखूं मैं, Q0। तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, ये एक अलग पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कुछ V1 रही होगी, इसकी पोटेंशियल कुछ V2 रही। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी V2 से, ये भी मालूम है अपने को। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी, ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। इसका मतलब अपने को एक कॉन्सेप्ट और भी मालूम हो गया कि जब भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो क्या करना होगा अपने को कि अपने को इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से अपने को कर्व ड्रॉ करना होगा, इस तरह से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्रॉस करना होगा कि हमेशा ही फील्ड लाइंस उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। क्लियर क्या? और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सिंस हाई पोटेंशियल V1 है V2 की तरफ, इसलिए एरो जो मार्क करेंगे V1 से V2 वाले सरफेस की तरफ मार्क कर देंगे। ये अपने पास एक ट्रिक हो गई कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है तो उससे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट अपने को? तो कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई थी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया था। अभी बोला गया है कि मान लीजिए अपने को स्केच करना है, किसको स्केच करना है? इक्विपोटेंशियल्स को स्केच करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्केच करना है, इक्विपोटेंशियल कर्व को स्केच करना है। किससे? जब फील्ड पैटर्न अपने को दी गई है तो क्या करना है अपने को कि P के पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे इस स्पेस में, और वहां से जो भी फील्ड दी गई फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना, इस तरह से स्टार्ट करेंगे कर्व बनाना कि वो हमेशा ही कर्व फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, और उस कर्व को जितना स्मूथ रख सकते हैं उतना स्मूथ रखेंगे। जैसे एग्जांपल में कंसीडर किया जाए कि अपने को कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया जो कि नॉन स्फेरिकल है। क्लियर? तो फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप की है, कुछ फील्ड लाइंस इस टाइप की है। तो अपने को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या करना है? अपने को एक सरफेस इस तरह से ड्रॉ करनी है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करके, किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, जैसे मान लेते किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, और इस तरह से मूव करना है कि हमेशा ही वो सरफेस इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रहे। तो फील्ड लाइन के ऊपर ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया हमने, और जितना स्मूथ रख सकते हैं उतना स्मूथ रखेंगे हम लोग। ये अपने पास एक इक्विपोटेंशियल हो गई, और भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से और स्टार्ट किया हमने, हमेशा ही फील्ड लाइंस जो होगी इस इक्विपोटेंशियल के इस सरफेस के
परपेंडिकुलर रहना चाहिए। क्लियर, ये एक इक्विपोटेंशियल हो गई, ये कुछ अलग पोटेंशियल वाली हो गई V1 और ये कुछ V2 वाली अलग पोटेंशियल। कहीं पर भी हम लोग शार्प टर्म की बात नहीं करेंगे, कहीं भी किंक की बात नहीं करेंगे, हमेशा ही स्मूथ कर्व की बात करेंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है, तो वहां से इक्विपोटेंशियल कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हुए चलना है कि हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व के परपेंडिकुलर रहे। तो ये अपने पास करना है। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें कि मान लिया जाए अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, टू स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, इक्विपोटेंशियल कर्व दी गई है, तो वहां से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एट ए कॉन्वेनिएंट, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वाले पॉइंट से, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्लियर, एंड ट्रेस ए कर्व दैट क्रॉसेज ईच इक्विपोटेंशियल एट राइट एंगल। अब इस एक कर्व यहां से ड्रॉ करेंगे जो कि हर एक इक्विपोटेंशियल कहां पर कट करे, 90 डिग्री एंगल पर। तो यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ड्रॉ कर दिया हमने, हर एक को 90 डिग्री पर ये कट कर रहा है, ऐसा कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसको 90 डिग्री एंगल पर कट कर रहे होंगे, जो कि इसको 90 डिग्री एंगल पर कट कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब कर्व ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि किधर की पोटेंशियल ज्यादा है, किधर की पोटेंशियल कम है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल इस सरफेस की है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी कुछ ऐसी होगी। बहुत सारे लाइन एरो मार्क कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली एक ही एरो लाइन मार्क कर सकते हैं आप, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई वेक्टर। तो अगर अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करना है अपने को कि किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना है और हमेशा ही जो पोटेंशियल वाली सरफेस दी गई उस सरफेस के परपेंडिकुलर कर्व को ड्रॉ करना है और हाई पोटेंशियल जो एरो मार्क करना है अपने को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के अलोंग ऐसे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, अपने को मालूम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे समझते हैं हम लोग। सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, क्लियर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, एक्स जो है सेंटीमीटर में है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 10 वोल्ट वाली है, एक 20 वोल्ट वाली है, एक 30 वोल्ट वाली है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक 40 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फाइंड करना है अपने को, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये फाइंड करनी है अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो सिंस इक्विपोटेंशियल दी गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मालूम है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दी गई है वो प्लेनर टाइप की दी गई है, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, क्लियर। क्या अगर ये प्लेनर दी गई है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, और यूनिफॉर्म होगी तो हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं। सिंस अपने को मालूम है कि ई जो होती है, जो ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ dv बाई dr लिखा था हमने, इसी को मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो माइनस ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा r होगी, क्लियर। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा v बाई डेल्टा r हो जाएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डेल्टा v बाई डेल्टा r भी लिख सकता हूं मैं, या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्लियर। डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ही यूज कर लेंगे हम लोग। चलो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दी गई है तो वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कर्व ड्रॉ करना, ये हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे बहुत सारे कर्व मैं ड्रॉ कर सकता हूं जो कि इन सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इसकी पोटेंशियल ये वाली हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्री, इसका मतलब टोटल एंगल इसका कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस है तो उसका एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं। तो
क्लियर। इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और इस पॉइंट तक चलते हैं 30 डिग्री, इसको मैं मिटा दूं पहले तो, और यहां से इस लाइन तक चलता हूं। किसी भी लाइन पर आप जा सकते हैं। ये अपने पास डेल्टा वी की वैल्यू है, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में, ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। तो डेल्टा वी कितना, फाइनल वोल्ट यहां से स्टार्ट किया हमने, इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इस बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है अपना। तो कितनी डेल्टा वी, फाइनल कितनी वैल्यू 10, इनिशियल कितनी 20, डिवाइड बाई डेल्टा आर। ये वाली डेल्टा आर लेंथ हो जाएगी क्या, ये डेल्टा आर लेंथ हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये एंगल कितनी 30 डिग्री। तो क्या ये लेंथ मालूम हो जाएगा अपने को, ये 10 है तो ये 10 cos 30 और ये 10 sin 30, तो 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। और सिंस ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड भी कर दिया है हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो माइनस, ये -10 आएगा तो प्लस ऑफ 10 हो गया, डिवाइड बाई 10, 1/10 लिख दूं मैं उसको, ये कैंसल आउट हो जाएगा 1/10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो 200 इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाई डेल्टा, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन किया है वोल्टेज के टर्म में डेल्टा वी बाई डेल्टा, इसलिए इसकी यूनिट में वोल्ट पर मीटर लिख रहा हूं। आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हमने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई थी, उसके परपेंडिकुलर पर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, क्लियर। इसके बाद चेक किया कि किधर से हाई से लो पोटेंशियल किधर है, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। फील्ड के डायरेक्शन में सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अपने को मालूम है कि E इक्वल टू ई डेल्टा वी जो होती है वो ई डी आर होती थी, माइनस के साथ ई डी आर होती थी। यानी कि यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलता था, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर का ही लिखना होगा, ना कि इधर का लिखना होगा। क्लियर है क्या। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और डायरेक्शन किधर हो गई, एट 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान देंगे आप। क्या बोला गया है कि कुछ पॉइंट मेंशन किए गए इस स्पेस में, क्लियर। बोला गया कि ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी और ई दिया गया, एफ पॉइंट भी मेंशन कर दिया गया लगता है, इसको मैं हटा दूं एफ पॉइंट। ये सारे पॉइंट दिए गए ए बी सी डी एंड ई पॉइंट। यूनिफॉर्म फील्ड दी गई है, ध्यान दें कि यूनिफॉर्म फील्ड भी दी गई है, क्लियर। यानी कि E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर यूज कर सकता हूं, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डायरेक्शन की वैल्यू तो हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो जहां पर ए की पोटेंशियल 2 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल अपने को मालूम है, बी डी और ई की पोटेंशियल सेम दी गई है, बी डी और ई की पोटेंशियल सेम दी गई है। यानी कि अगर मैं इन सारे को ज्वाइन कर दूं तो ये एक सरफेस बन जाएगा, जिस सरफेस की हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गई। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई, ये वाली जो सरफेस हो गई ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। क्लियर क्या। बी डी और ई जो पॉइंट है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए एक सरफेस फॉर्म कर जाएगा जिसकी पोटेंशियल सेम होगी। तो इन सारे पॉइंट की पोटेंशियल, इन सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इन सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम हो गई। तो सिंस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यही वाली लाइन होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, सी पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा है करस्पॉन्डिंग टू ई पॉइंट या ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सी से ए की तरफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम हो गई अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, सी का पोटेंशियल ज्यादा था, ए का पोटेंशियल कम था। अब उसकी वैल्यू फाइंड कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी अपने पास, सिंस यूनिफॉर्म दी गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो डायरेक्टली डेल्टा वी बाई डेल्टा आर भी लिख सकता हूं। यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट की कितनी पोटेंशियल है 8 वोल्ट, इसकी कितनी 5 वोल्ट। तो 8 माइनस 5 लिखे या तो 5 माइनस 2 लिखे, कोई भी 2 पॉइंट काउंट कर ले। तो डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी कितनी हो गई 8 माइनस 5 में लिख देता हूं, डिवाइड बाई डेल्टा आर।
सिंस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है हमने, तो डेल्टा आर भी यही लेंथ लिखनी पड़ेगी। तो ये वाली लेंथ 0.1 और ये वाली लेंथ 0.1, तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू 0.1√2 हो जाएगी। सही, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई √2, सॉल्व करेंगे ये 15√2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अलोंग C टू A, C से A की तरफ 15√2 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अपने को बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। यूनिफॉर्म, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, इसका मतलब E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा आर लिख सकते हैं हम लोग। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है कि स्ट्रेंथ E, स्ट्रेंथ अपने को दी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ E इज एग्जिस्टिंग इन XY प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो XY प्लेन में ही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी गई है अपने को। एज सोन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन O एंड A, इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है अपने को। तो अपने को मालूम है कि डेल्टा V इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। सही लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि E डॉट डी आर लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपोनेंट में, इसकी स्ट्रेंथ दी गई है अपने को, इसकी स्ट्रेंथ दी गई है अपने को, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपोनेंट में पहले ब्रेक कर दूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपोनेंट में पहले तो ब्रेक कर दूं। क्या लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूं मैं, E cos थीटा I कैप प्लस E साइन थीटा J कैप, ऐसा लिख सकता हूं। और डी आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, dx I कैप प्लस dy J कैप, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ही दी गई है, तो z वाला कंपोनेंट काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप और J कैप में ही है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, तो E cos थीटा I कैप प्लस E साइन थीटा J कैप डॉट डी आर को लिख सकते हैं dx I कैप प्लस dy J कैप, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले इसको तो हम लोग, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा E cos थीटा dx माइनस ऑफ E साइन थीटा dy। डेल्टा V की वैल्यू हो गई, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हम लोग, 0 पॉइंट से स्टार्ट करने वाले, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट d, y कोऑर्डिनेट d और z कोऑर्डिनेट 0। तो x का स्टार्ट किया 0 से, ध्यान दें मैं फिर से इसको लिख दूँ, फिर से मैं इसको लिख दूँ, तो डेल्टा V को मैं लिख देता हूँ VA माइनस VO, ओरिजिन और ए पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस ऑफ E cos थीटा तो कॉमन कांस्टेंट है वो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा भी कांस्टेंट है, बचेगा क्या dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक x की, 0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक जाएगा d तक, माइनस E साइन थीटा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन से बाहर dy, लिमिट कहाँ से y की, 0 से d तक। सही क्या? वैसे भी v देख सकते हैं, va माइनस v0 की बात करेंगे तो ओ पॉइंट, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है O से A की तरफ जा रहा है, O से A के साइड में जा रहा है, तो O की पोटेंशियल ज्यादा होगी, A की पोटेंशियल कम होगी, तो VA माइनस VO फाइंड करेंगे, VA माइनस VO फाइंड करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि A की पोटेंशियल कम ही होगी। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस ऑफ E cos थीटा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उसकी वैल्यू d हो जाएगी, माइनस ऑफ E साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू भी d हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ई डी कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी कौन सी, VA माइनस V0 की वैल्यू। क्लियर? तो किस तरह सॉल्व करने समझ में आ रहा है अपने को। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक्सिस, अगर इक्विपोटेंशियल फ्रॉम पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, find equation of electric field line passing through origin if equipotential surface is along y equal to 5x। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर दी गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है
y इक्वल टू 5x, यानी कि अगर अपने को ये x एक्सिस में कंसिडर कर लूँ, ये y एक्सिस कंसिडर कर लूँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस y इक्वल टू 5x है, ये y इक्वल टू 5x है, ये इक्विपोटेंशियल। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए इधर होनी चाहिए इससे 90 डिग्री एंगल पर। और अपने को ये अगर लाइन मेंशन करें, इसको भी लाइन एज्यूम करें, इसको भी लाइन एज्यूम करें, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होने वाला है। तो इसकी स्लोप अगर m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो मालूम हो गई कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, और m2 की वैल्यू हमने m2 लिखी हुई है इक्वल टू -1, तो m2 जो आ जाएगी वो -1/5। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब इसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग कि इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी y इक्वल टू m2 इंटू एक्स, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो c जो होगी उसकी 0 हो जाएगी। तो y की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये फील्ड लाइन हो गया, ये फील्ड लाइन हो गया, क्या हो जाएगी? m2 की वैल्यू -1/5 इंटू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर क्या? तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आगे क्लास में हम लोग डाइपोल स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या डाइपोल की प्रॉपर्टीज हो सकती है, किस तरह से डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, किस तरह से उसकी फील्ड फाइंड करते हैं, कैसे अगर दो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे और लार्ज डिस्टेंस में बात करेंगे तो वो दो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के Q/R² टाइप का ही वेरी करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है तो उनका फील्ड या पोटेंशियल फील्ड की बात करेंगे लार्ज डिस्टेंस पर, तो उनकी फील्ड जो होगी वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए हैं तो उनकी जो फील्ड होगी लार्ज डिस्टेंस पर वो 1/r² के ही प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए हम लोग डाइपोल डिस्कस करने वाले एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड की बात नहीं करने वाले हैं, पोटेंशियल की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपने को मालूम है कि वो सिंपली एक सिंपल से दो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे लार्ज डिस्टेंस की जब बात करेंगे। तो यहाँ तक की बात करते हैं आज की क्लास में। आगे क्लास में और सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय भारत।